हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे 11th क्लास फिजिक्स का, जो बहुत अनकॉमन थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन उसको हम कोशिश करेंगे समझने की जितना भी हो सकता है। तो आप लोग कोऑपरेट करें, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, कोशिश करेंगे समझाने की। तो चैप्टर का नाम फिजिकल वर्ल्ड है, और फिजिकल वर्ड ये सेंटेंस ही आपको अपने आप में बता देगा कि इसका चैप्टर का नाम और इसका काम क्या होने वाला है। तो फिजिकल वर्ल्ड मतलब जो भी नेचर में इवेंट्स हो रही हैं, जैसे आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडीज बेस्ड ऑन द फैक्ट सर्टेन लॉज, और सिस्टमैटिक नॉलेज इकट्ठा करना ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड सिस्टमैटिक स्टडी, वो साइंस है। अब साइंस को भी कई तरह से आपने डिवाइड करा। आपने फिजिकल साइंस, फिर बायोलॉजिकल साइंस पढ़ी थी 10th में। तो बायोलॉजिकल साइंस में आपने पढ़ा था फैक्ट अबाउट द लिविंग मैटर्स, लिविंग जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ा था बायो में। जूलॉजी और बॉटनी उसके दो पार्ट थे, ठीक है। फिर फिजिकल साइंस आ गई थी, तो उसमें आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स उसको टूल है, उसको सॉल्व करने के लिए मैथ्स की भी जरूरत पड़ी आपको। तो हम बात कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड की। सबसे पहले फिजिक्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये फिजिक्स जो वर्ड लिया गया है, ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है फ्यूसिस, इससे लिया गया है फिजिक्स, FUSIC, फ्यूसिस से इसको फिजिक्स लिया गया है। फ्यूसिस को अगर आप रूटीन भाषा में बात करें तो नेचर, इसका मतलब है नेचर और नेचुरल इवेंट, इसका मतलब होता है फ्यूसिस। तो फिजिक्स किस तरह से आप डिफाइन कर रहे हैं, तो जो फिजिक्स में हम लेके चलेंगे स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, दैट इज व्हाटएवर इवेंट्स इज हैपनिंग अराउंड अस। जो भी हमारे पास फिजिकल फिनोमेना, जो भी नेचुरल फिनोमेना पूरी दुनिया में हो रहे हैं, पूरे यूनिवर्स में हो रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं, उसको हम किसी लॉज से गवर्न करेंगे और उन लॉज का इफेक्ट देखेंगे, कहां कहां ये लॉज हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फिजिक्स नेचुरल फिनोमेना क्या है? अभी आप अचानक से ही देख रहे हैं, 2 दिन पहले ही मौसम खराब हो गया, अचानक से आंधी आ गई। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग को कैसे पता लगा कि आंधी आने वाली है आज फलाने एरिया में, या फिर बारिश होने वाली है, या ओला गिरने वाला है? ये सब कैसे प्रिडिक्शन करा उन्होंने? तो ये सब फिजिक्स पर बेस्ड था, क्योंकि सैटेलाइट घूम रहे हैं, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है हमारे पास, पोलर सैटेलाइट्स हैं, वो हमें इन सब चीजों की, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जानकारी दे देते हैं पहले ही। तो फिर उसको हमने प्रेडिक्ट कर दिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। तो जो भी इवेंट हो रहे हैं हमारे आसपास, नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं, वो सारे फिनोमेना की स्टडी हम किसी रूल्स, लॉज को गवर्न करके और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उनका इफेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, उसमें हम बाइंड करेंगे फिजिक्स को। तो नेचुरल फिनोमेना, अभी एक एग्जांपल दिया, कोई भी आपके पास लैपटॉप वर्किंग कर रहा है, क्या है वो? फिजिक्स से रिलेटेड एसी वर्किंग कर रहा है, फैन वर्किंग कर रहा है, कोई भी फिनोमेना आपके आसपास हो रहे हैं, रेनबो हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, आपको स्काई ब्लू क्यों नजर आ रहा है, सन राइजिंग और सेटिंग के टाइम पर रेड क्यों नजर आ रहा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है, जो भी फिनोमेना आपके पास नेचर में हो रहे हैं, नेचर में जो भी फिनोमेना हो रहे हैं, और वो आप किसी रूल्स के अकॉर्डिंग और वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उसका इफेक्ट, उस स्टडीज को हम फिजिक्स में इन्वॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से देखते हैं कि जो
फिजिक्स में हम देखेंगे कुछ प्रिंसिपल और लॉज हैं फिजिक्स के, वो कांस्टेंट नहीं होंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिस्कवरी होती रहती है वो फिजिक्स के लॉ में एक डायनामिसिटी लाती है। डायनामिसिटी मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जो चीज आज से 100 साल पहले अगर वो फिक्स थी कि ऐसा होना है, तो उनमें नई नई डिस्कवरी होती रही, तो उनमें चेंज, फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है कि आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी जैसे हमने सीखा हुआ है कि ग्रेविटी हमारे पास हमेशा किधर लगती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम कहते हैं कि हर चीज किधर गिरती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स, क्योंकि ये डिस्कवर हो चुका। अगर आगे चल के आज से हजारों साल बाद अगर इसका एक नई डिस्कवरी हो जाए कि नहीं भाई ग्रेविटी अपवर्ड लगेगी, तो ये सारे लॉज चेंज हो जाएंगे। ये अपवर्ड लगेगी तो चेंज हो जाएगा, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है। जो भी फिजिक्स के लॉज हैं वो स्टैटिक नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, उनमें चेंजेस ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डिस्कवरी। जैसे प्लूटो को पहले प्लेनेट माना गया था, पहले क्या अब तक मानते थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं भाई ये नहीं लेंगे प्लूटो एक आप नेचुरल नहीं लेंगे प्लेनेट। तो ये चेंजिंग फ्लेक्सिबिलिटी होना लॉज में जरूरी है। तो जो प्रिंसिपल और लॉज ऑफ फिजिक्स के हैं वो एवर कांस्टेंट नहीं है, एवरलास्टिंग कांस्टेंट नहीं होते, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो जो नई नई डिस्कवरी होती रहती है उसके अकॉर्डिंग चेंज लाना पड़ेगा। जैसे कि आजकल कोविड-19 का चल रहा है शोर, अब क्योंकि ये अपना डीएनए चेंज कर रहा है। अब कुछ वैक्सीनेशन जो बन गए थे वो बन गया था किसी और बीमारी के लिए, तो वो कोविड-19 में तो काम नहीं आ रहा, तो रिसर्च चल रही है ना, तो रिसर्च चल रही है तो नई वैक्सीन बनेगी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। तो वही बोल रहे हैं कि जो लॉज है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंजिंग फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगली बात अब ये समझ जाइए, फिजिक्स का मतलब नेचर है, नेचर मतलब नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करेंगे अंडर सर्टेन लॉज, और वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं ये भी देखना पड़ेगा। तो फिजिक्स हमने ऑब्जर्वेशन लेना है नेचुरल फिनोमेना का। अब नेचुरल फिनोमेना जो भी हो रहे हैं उनको पहले आप ऑब्जर्व करोगे अपने आसपास। अब लाइटनिंग हो रही है तो आपके दिमाग में आता है कि यार वहां तो कोई तार नहीं है, वहां पर तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, वहां तो दो कंडक्टर आपस में मिल नहीं रहे, तो फिर स्पार्किंग कैसे हो रही है? आपके दिमाग में आया नहीं, आपने ऑब्जर्व किया ना। तो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है फिजिक्स में। जो भी नेचुरल फिनोमेना हो रहा है पहले आप उसे ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे कि क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, दोनों तरह से। क्वालिटेटिवली मतलब क्यों हो रहा है, और क्वांटिटेटिवली क्यों हो रहा है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली कैसे हो रहा है, हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों हो रहा है, ये इसका भी एनालाइज करेंगे। फिर आप उसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे और प्रेडिक्शन लगाकर फिर उसको प्रेडिक्ट करेंगे, कुछ लॉस बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे और फिर प्रेडिक्शन देंगे, उसको प्रेडिक्ट करेंगे कि इस लॉ के अकॉर्डिंग ये इवेंट इस तरह हो रही है। जैसे अभी बताया मैंने वेदर फोरकास्टिंग है, ये एक प्रेडिक्शन ही तो है, कैलकुलेशन ही बेस्ड तो है। जो हमारे पास सैटेलाइट हमें भेज रहा है सिग्नल और इंफॉर्मेशन, उसको हम प्रेडिक्ट ही तो कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट करके प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ इस दिन हो सकता है, और हो सकता है कि वो सटीक हो सकता है 24 आवर्स का गैप हो या 12 आवर्स के गैप बाद वो इवेंट हो। तो ये समझ में आना चाहिए। फिर आप ये देखिए कि फिजिक्स यूजेस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, ठीक है, फिजिक्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मोशन किस तरह से ये कोई बॉडी मूव कर रही है, तो मोशन स्पेस कहाँ हो रही है, टाइम और एनर्जी, इन सब कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं हम फिजिक्स में। तो सिंपल सी वर्ड आप समझ लीजिए, सिंपल सी बात, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना अकरिंग अराउंड अस बाय सर्टेन लॉज। कोई भी चीज बिना लॉ के नहीं होती। अब ये बता दें आपको, ईश्वर किसी ने नहीं देखा, गॉड
हमने नहीं देखा, लेकिन हम कहते हैं फिजिक्स में हम गॉड नेचर को मानते हैं, जो हम मानते हैं कि कोई एक सुप्रीम पावर है जो हम सबको रन कर रही है। तो हम यहाँ पर फिजिक्स में, अपनी फिजिक्स में नेचर को भगवान मानते हैं। और जैसे कि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, जैसे इंडिया में कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए थे, तभी तो इतना बड़ा कंट्री उन लॉज के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, अब जैसे कि कोविड-19 चल रहा, कुछ लॉ बनाए गए हैं लॉकडाउन में कि ये आपको घर से बाहर नहीं निकलना है और इतने से इतने टाइम पे निकलना, लेकिन वी आर नॉट फॉलोइंग। हम उसको लॉस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तभी तो दिक्कत आ रही है, केस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे ही नेचर ने जो लॉ बनाए, हम उनको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम गवर्न करेंगे, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं आगे, फिर इसका फिजिक्स के बारे में, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में समझेगा। अब ये बात समझनी जरूरी है कि मैथ्स ये सब इंटरलिंक है। फिजिकल साइंस में ये तीनों चीजें आप आ जाएगी। फिजिकल साइंस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और सबसे बड़ी बात, मैथ्स इज द टूल फॉर सॉल्विंग फिजिक्स। अगर मैथ्स नहीं है तो फिर फिजिक्स आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैथ्स इज अ टूल। जैसे आप फोर व्हीलर लेते हैं, तो जब भी फोर व्हीलर लेते हैं, नया फोर व्हीलर लेने गए, तो आप जरूर उसमें चेक करते हैं उसकी डिग्गी में, और टूल किट जरूर चेक करते हैं। टूल किट क्यों? क्योंकि आप गाड़ी लेके हाईवे पर जा रहे हैं, काफी लंबे ट्रिप पर जा रहे हैं, और आपकी गाड़ी में किसी वजह से टायर पंचर हो गया, तो फिर वहां पर कोई आपके पास चेंजिंग का ऑप्शन नहीं है, कोई पंचर वाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास किट होनी चाहिए, टूल बॉक्स होना चाहिए। आप उसको प्लग पाना, उसको लगा के टायर को खुद भी चेंज कर सकते हैं ना। तो वही है मैथ्स। फिजिक्स के लिए मैथ्स ऐसे ही है, टूल है। फिजिक्स, मैथ्स की हेल्प से ही आप फिजिक्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आने वाली है? कैलकुलेशन। तो कोई भी डेरिवेशन करेंगे तो उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगी ही आएगी। तो ये मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर सॉल्विंग फिजिक्स। इसीलिए सॉरी टू से, लेकिन जो बायो स्ट्रीम लेते हैं, कहीं ना कहीं उसका न्यूमेरिकल पार्ट उन बच्चों का, नॉट 100% कह रहा हूँ कि सभी का होता है, लेकिन मोस्ट जितने भी बच्चे होते हैं जिन पे बायो स्ट्रीम होती है, उनकी फिजिक्स थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट में कुछ कमी रहती ही है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स में एम्फेसाइज हम देते हैं, वो दो चीजों को ही एम्फेसाइज करते हैं। फिजिक्स जो वर्कआउट होती है फिजिक्स, ये दो एरियाज में इसके वर्किंग एरियाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग एरियाज हैं फिजिक्स के। तो सबसे पहले बात करेंगे, पहली बात यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। यूनिफिकेशन क्या मतलब है? इतने सारे नेचुरल फिनोमेना आपके पास हो रहे हैं, तो हर एक के लिए आप अगर एक ही रूल, अलग अलग रूल बनाने लगे, तो फिर सोचिए कितने रूल बन जाएंगे और कितना मुश्किल है। अभी भी काफी रूल है, और कोशिश करी जा रही है, जो नई डिस्कवरी हो रही है, साइंटिस्ट लोग दिन रात वर्क कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि भाई एक ही लॉ क्यों ना बना दिया जाए जिससे कि सारे नेचुरल फिनोमेना हम एक्सप्लेन कर पाए। अब जितनी हमारे कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस एरिया के लिए, यूपी के लिए अलग रूल बना दिए जाए, मुंबई के लिए अलग रूल बना दिए जाए, दिल्ली के लिए अलग रूल बना दिए जाए। कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है वो पूरे इंडिया के लिए सेम है, तभी तो हम सभी पूरा कंट्री चल रहा है। अगर हर एक बंदे के लिए अलग अलग रूल बन जाए, तो फिर सोचिए क्या ये कंट्री चल सकता है? नहीं चल सकता। तो वही बात करने आ रहे हैं, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब है बहुत सारे जो फिनोमेना है
जितने मैक्सिमम फिनोमेना एक ही लॉ से गवर्न हो सके, तो उसी को हम यूनिफिकेशन कहते हैं फिजिक्स में। तो यूनिफिकेशन का मतलब है सिंगल लॉ टू एक्सप्लेन एवरी नेचुरल फिनोमेना, मतलब एक ऐसा रूल बनाया जाए कि वो मैक्सिमम नेचुरल फिनोमेना को गवर्न कर ले, उसी रूल से हम उसको लॉ से उसको एक्सप्लेन कर पाए। अब जैसे कि इसके एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं यूनिफिकेशन के, जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रही है तो वो ऑब्वियस है कि इट विल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। वो कोई भी चीज आप फ्री फॉल से छोड़ देते हैं तो नेचुरल बात है कि वो कहां पर आएगी, वो अर्थ के सेंटर की तरफ ही आएगी। दूसरी बात, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि भाई ये प्लैनेट्स हैं, ये सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट घूम रहे हैं यार, जब सारी चीज क्या होती है अर्थ के सेंटर की तरफ आ रही है, तो ये हवा में कैसे घूम रहे हैं? तो ये भी बात है भाई, ये किस लॉ से चल रहे हैं। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ। भाई अर्थ के अराउंड तो गैसियस एनवलप है, गैस का एक क्लाउड बना हुआ है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, लेकिन मून पर तो पॉसिबल नहीं है ये एटमॉस्फेयर, इसीलिए वहां लाइफ नहीं है, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। तो ये और भी बहुत सारे फिनोमेना है कि पेंडुलम है उसको छोड़ देते हैं तो वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे फिनोमेना हैं जो हमारे ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं हम, और उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर हम देखें तो बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए यूज हो रहा है। ऐसे ही आगे चले तो फिर से आपके शायद समझ में आया नहीं आया, लेकिन कोशिश करता हूं। मैक्सवेल ने एक बहुत बड़ा चेंज लाया था, रिवोल्यूशनरी चेंज लाया था। इसने यूनिफाइड करा था कौन कौन सी थ्योरी को यूनिफाइड करा? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में कोरिलेट कर दिया। मैक्सवेल ने अपनी 4 इक्वेशन बनाई, आगे चल के पढ़ेंगे आप 12th में, अभी हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ ये बता सकता हूं कि छोटे लेवल पर आपको बता सकता हूं कि आपने भी पढ़ा होगा कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ देखें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिसिटी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म आ रहा। और आगे चल के इसी चैप्टर में पढ़ते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें क्या होता है? अगर मैग्नेट, आप किसी कॉइल के पास एक मैग्नेट को चलाते हैं कॉइल के पास, इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया, अगर मूव करा रहे हैं कॉइल और मैग्नेट को, या मैग्नेट को कॉइल के पास चला रहे हैं, तो करंट बन जाती है, यानी मैग्नेटिज्म से क्या भी आ गई? करंट भी आ गई। तो दोनों थ्योरी को कोरिलेट करा, दोनों के लिए एक ही रूल बना दिया, और उस थ्योरी को फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहने लगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोल देते हैं, उसी में आ जाएंगे ये सारे। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज का मोशन होना, और मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट के लिए पढ़ना, और मैग्नेट और चार्जेस दोनों को आपस में कोरिलेट कर लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इसी के साथ अगर इन तीनों को आपस में जोड़ दिया जाए, यूनाइटेड कर दिया जाए, जो हम बात कर रहे हैं यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो आजकल जो सबसे ज्यादा आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो वो किसकी देन है? क्या है वो? कम्युनिकेशन किससे हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मोबाइल में यूज हो रही है, रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से यूनिफाइड हुई? भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां से आई?
एक्सेलरेटेड चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेटेड चार्ज विच एक्सेलरेट then it will produce electromagnetic wave। तो ये किन किन थ्योरी का यूनिफिकेशन हो गया? इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस का मोशन, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये किनको यूनाइट करके बनाया गया, यूनिफिकेशन करा गया? ये करा गया इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। ठीक है, तो कोशिश करी जा रही है कि जो भी आप साइंटिस्ट हैं, अभी रिसेंट में जो साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट थे और वो चल भी नहीं पाते थे, तो हॉकिंस, उनका नाम सुना आपने, स्टीफन हॉकिंस। तो उन्होंने भी काफी कोशिश करी इसी एरिया पर वर्क किया कि यूनिफिकेशन मतलब ऐसे लॉ बनाया जाए कि वो सारे मैक्सिमम नेचुरल फिनोमेना को कवर कर ले। ठीक है, तो फिर हम बात करें इसमें, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आप और फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, इसको कह सकते हैं हम कि ये काफी सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, कोई भी प्रोसेस यूनिवर्स में होता है जिसमें एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज होती है, वो कभी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, ये सेकंड लॉ का केमिस्ट्री में भी स्टेटमेंट है। तो ये यूनिफिकेशन के बारे में हमने बात करी, और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसका, जैसे कि आप अगला एग्जांपल ले सकते हैं लेंस लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बर्नौली थ्योरम, तो और भी बहुत सारे ले सकते हैं, बहुत सारे लॉज हैं जो सारे के सारे अगर हम देखें तो ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं, फिनोमेना है, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके बारे में बात करा हमने, अब समझ में आया होगा। तो फिर सेकंड यूनिफिकेशन के बाद रिडक्शनिज्म, उसको ही बात करेंगे, रिडक्शनिज्म नेक्स्ट लेक्चर।